नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और आपको बता दें मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज पर शिखर सम्मेलन एबीपी न्यूज पर जारी है। सरकार के मंत्रियों के आने का सिलसिला हमारे शो में जारी है और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान शो में जुड़ने जा रहे हैं वो हैं कौशल विकास मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी, जिन्हें हवाई जहाज उड़ाने का कौशल हासिल है और जिम्मेदारी उन पर बड़ी है कौशल विकास मंत्रालय को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की, क्योंकि सपना साकार करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के भारत का और देश को बनाना है दुनिया का कौशल केंद्र। तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री राजीव प्रताप रूडी जी। प्लीज मंच पर आए आप सर। और सबसे पहले आपसे आग्रह है कि अपने मंत्रालय, अपने सरकार के 3 साल के कामकाज का अगर आप एक ब्यौरा यहां रख सकते। 3 वर्ष के कार्यकाल और उसमें कौशल विकास मंत्रालय की भूमिका। सबसे अभी मैं इस हॉल में प्रवेश किया तो हमारे एक वरिष्ठ मित्र ने पूछा कि सब कुछ ठीक है, ये बताइए कि ये कौशल है क्या, ये कौशल विकास का मामला है क्या, ये क्या है। और सच पूछिए तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय का गठन किया था तो ये सवाल जब मुझे ये जिम्मेवारी दी गई तो मैं इस सवाल में अपने आप से करता था कि भाई ये है क्या। कौशल जो हम समझते हैं वर्षों से, ये नहीं है कि इस काम को हमने आज शुरुआत की है, हजारों वर्षों से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कौशल रहा है। लेकिन मेरे लिए भी सबसे बड़ी ये चुनौती थी कि कौशल का परिभाषा क्या दिया जाए और कौशल को परिभाषित कैसे किया जाए ताकि सामान्य व्यक्ति ये समझ सके कि कौशल की जब हम चर्चा करते हैं और इस मंत्रालय का काम क्या हो सकता है। तो ये चुनौती को मैंने स्वीकार किया और आज 2.5 वर्ष के बाद, क्योंकि इस मंत्रालय का गठन सरकार बनने के 6 माह बाद हुआ था और देश में अगर सबसे नया मंत्रालय कोई है और जो स्टार्टअप मिनिस्ट्री जिसको कह सकते हैं और जिस मिनिस्ट्री की शुरुआत देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच पर हुई, और उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि किसी ने मुझे इस मंत्रालय को बनाने का गठन का कोई प्रस्ताव कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से या कैबिनेट सेक्रेटरी से या कहीं से, ये मैंने स्वयं तय किया था कि इस मंत्रालय को मैं बनाऊंगा और उनके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट चित्र था। अगर आपसे पूछा जाए कि कौशल क्या है तो उस परिभाषा को पहचानने के लिए हम लोगों को बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करें आपसे। जिस आर्टिस्ट ने, मेकअप आर्टिस्ट ने आपको सजाया है और इस मंच पर आने के लिए खूबसूरत बनाया है, वो भी एक कौशल प्राप्त व्यक्ति या लड़का या लड़की है। जिसने ये माइक्रोफोन लगाया जिससे मैं बोल रहा हूं, ये कोई पीएचडी नहीं है, कोई डॉक्टरेट नहीं है, ये कौशल प्राप्त मंत्री है। जिसने ये मंच बनाया है, मंच के पीछे ये एलसीडी स्क्रीन लगाए हैं और जिसने ये चित्र बनाया है और इसको स्क्रीन प्रिंटिंग किया है, जो ये रोशनी आपके चेहरे पर चमक रहा है और ये मेरे चेहरे पर चमक रहा है, जिसने वो बल्ब फिट किया है, उसका रंग तय किया है, जो तार लेके आया है, जो अभी वीडियोग्राफर वीडियोग्राफी कर रहा है, जो व्यक्ति उसके पीछे है, जिस टेबल पर आप बैठे हैं, जिसने ये टेबल सजाया है, कुशन लगाया है, गुलाबों का गुलदस्ता सजाया है, या फिर जहां से भी आप आए हो, जो ड्राइवर आपको यहां कुशल लेके आया है, कौशल पूर्वक आया है, ये सब वो कौशल है जो आपकी जिंदगी को सरल और सुंदर बनाता है, लेकिन जिसकी आज तक कभी पहचान नहीं बनी। उस मंत्रालय का नाम है कौशल विकास मंत्रालय। हर की जिंदगी को सुबह सुबह जो आपके पास, अगर आपकी पत्नी नाराज हो गई हो किसी श्रीमान के साथ और फिर तय हुआ है कि 3 महीने से हम अलग ही रहें, तो जो सबसे पहले आपके सुबह में कमरे में चाय लेके आता है और जो आपका सुबह का ब्रेकफास्ट लगाता है, या आपके ऑफिस में पहुंचने के बाद दरवाजे पर पहले आपके मेरे साहब के आने के पहले ये टेबल साफ होना चाहिए, अखबार कहां रखना चाहिए, गेट कैसे सफाई हो, टॉयलेट में सब सामान हो कि नहीं, ये सब कौशल है। तो इसको परिभाषित करना तो मेरे लिए चुनौती था कि इस कौशल मंत्रालय, और उसमें फिर एक बड़ा निर्णय देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। शॉर्ट टर्म स्किलिंग की जो हम बात करते थे ये सामान्य रूप से है। दूसरी तरफ एक वर्टिकल था जो भारत सरकार में था, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट में था, उसका नाम था डीजीटी, नाम है डीजीटी। और जो आईटीआईज हैं इस देश में 13,000 आईटीआईज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर 1954 से इस देश में रहा और वहां इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता था। लेकिन हम लोगों ने उसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में रखा, लेकिन लेबर कह के ये लगता था कि ये नॉन एस्पिरेशनल है, कि लेबर का काम है,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से निकाल करके कौशल विकास में रखा है। लेबर कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन एक बच्चे के एस्पिरेशन के लिए उसको लेबर मिनिस्ट्री में करना, यह एक थोड़ा चिंता का विषय था, इसलिए उसको कौशल विकास में किया गया। और वही नहीं, ये 23 लाख बच्चे इन आईटीआईज में निकलते हैं जो फिटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, और इस प्रकार से जो बहुत सारे ट्रेड्स में हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं, कई सारे 127 ट्रेड हैं जिसमें ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में आते हैं। 23 लाख बच्चे पिछले 60 वर्षों से 8वीं के बाद जो बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं उनको 2 साल की ट्रेनिंग दे के हम आईटीआई में ले जाते हैं, या 10वीं पास करके 2 साल के बच्चे हम आईटीआई 2 साल का कराते हैं 12वीं तक। लेकिन ये बच्चे जो आईटीआई में जाते थे इनको ना 10वीं की मान्यता थी ना 12वीं की मान्यता थी। यानी कि जो बच्चा जो अगर होता था कि भाई अब कुछ नहीं कर सकता है तो उसको आईटीआई में भेज दो, उन बच्चों के लिए पहली बार 67 वर्ष में हमने 10th का इक्विवेलेंस और 12th का इक्विवेलेंस दिया है, ताकि ये बच्चे आगे का रास्ता, अगर आगे की पढ़ाई जो आज तक बंद था वो खुल सके। हम लोगों ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। शॉर्ट टर्म स्किलिंग के बारे में जो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, अगर हम आपके बीच में एनएसक्यूएफ कहते हैं तो आप कहेंगे साहब ये एनएसक्यूएफ क्या है? दुनिया भर में इस शब्द का प्रचलन इतना है कि हर देश जानता है कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या है। भारत में क्योंकि, और मैं एक टिप्पणी करके फिर आपके सवालों के लिए बैठ जाऊंगा, थोड़ा सा हमारी व्यवस्था में एक बड़ा बायस रहा है। जो लोग यहां बड़े हैं, जो लोग कामयाब हैं, चाहे आप हों या इस सभा में बैठे जो लोग इस देश में बड़े बने, वो सब पढ़े लिखे लोग थे और शिक्षा ही पूरे सब स्किलिंग को लेकर चलता था। और पिछले 67 वर्ष में हमने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया है। लेकिन शिक्षित होना और कौशल होना, कौशल शिक्षा में ही नेत्र था, और शिक्षा का कहीं ना कहीं एक बायस था टुवर्ड्स स्किलिंग। और परिणाम यह होता था कि कभी हमारे, आपको याद होगा कि पहले शिक्षा विभाग का नाम एजुकेशन डिपार्टमेंट था, शिक्षा था, और जब कौशल विकास की चर्चा आई तो उसको हम लोगों ने मानव संसाधन विकास विभाग कर दिया। मानव संसाधन एचआरडी डिपार्टमेंट इसलिए हुआ कि उसमें कौशल का मानक जोड़ा गया, लेकिन कौशल कभी दिखा नहीं। और हम अपने आप को, देयर वाज अ बायस अगेंस्ट स्किल्स। बाय एस्टैब्लिशिंग अ सेपरेट वर्टिकल ऑफ skills ministry, we have been able to create an aspirational mechanism what is skilling today, and that is my job. और अगर आप कहेंगे तो कुछ और भी परिभाषा दे सकता हूं, लेकिन अगर आप चाहेंगी तो मैं आके आपके बगल में बैठ सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बता दिया आपने मंत्रालय के बारे में, और ये भी आपने बताया कि ये जो समस्या है देश के अंदर, अप्रोच शायद इससे पहले की सरकारों का कौशल को लेकर जिस तरीके का नजरिया रहा, उसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी, और उस बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने बनाया। उन्होंने लोगों से वादा किया सालाना करोड़ों नौकरियां देने का, और आज मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर इसी हमारे शो शिखर सम्मेलन में कुछ देर पहले कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, और वो कह रहे थे कि देखिए करोड़ों नौकरियों का वादा, और नौकरियां जो हैं, जो वादा किया था उसके 2% भी नहीं दे पाए हैं आप। ये सबसे बड़ी नाकामी क्या गिनी जाएगी आज 3 साल के मौके पर? देखिए, एक तो रोजगार के लिए जो भी डेटा उपलब्ध है, आखिर उसको कैप्चर कैसे करते हैं, और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये एक बड़ी चुनौती है। और एक बात मैं अपने मित्रों से यह कहना चाहूंगा कि कई बार कौशल विकास मंत्रालय के रूप में मुझसे यह सवाल किया जाता है कि आपने कितनी नौकरी दी। थोड़ा इस परिभाषा को बदलने की आवश्यकता है। जो व्यवस्था में रोजगार उत्पन्न होता है और जो लोग रोजगार चाहते हैं या व्यवस्था में जो रोजगार है, उनको मुझे प्रशिक्षित करने की जिम्मेवारी है। मैं रोजगार नहीं सृजित करता हूं, जो रोजगार के लायक डिमांड होता है उसके लिए मैं स्किलिंग का काम करता हूं। अब यह सवाल उठता है कि ये स्किलिंग का काम जो आप एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं, ये आप कैसे क्रिएट करते हैं? मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं, कल सुबह मुझे 3 लाख ओला और उबर कंपनियां जो इस देश में हैं, जहां बच्चे और बच्चियां दोनों गाड़ियां चला सकती हैं, मुझे 3 लाख ड्राइवरों की जरूरत है जी। लेकिन इनके ड्राइवर्स वैसे नहीं होंगे जो सामान्य रूप से हमारे आपके पास इर्द गिर्द मिलते हैं।
ये ड्राइवर्स वैसे होंगे जो हवाई अड्डे पर, अगर आप बेंगलोर के हवाई अड्डे पर उतरे। नहीं रूडी साहब, आप बहुत अहम बात यहां पर कह रहे हैं सर, मैं इसी से जोड़ना चाहती हूं। ये बहस लंबे वक्त से देश में छिड़ी हुई थी कि देखिए साहब, दिक्कत बेरोजगारी की नहीं है, देश में दिक्कत यह है कि नौजवान रोजगार लायक नहीं है, जो बात आप भी कह रहे हैं। हाँ, तो मैं इसको जी, आपके मंत्रालय का एक आंकड़ा, मैं इसको कंप्लीट कर लूं, ये बड़ा बहुत लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा, अगर मुझे 3 लाख ड्राइवर्स चाहिए तो मुझे वैसे ड्राइवर्स नहीं चाहिए जो ओला और उबर में, मुझे वैसा ड्राइवर चाहिए जो बैंगलोर के हवाई अड्डे पर या दिल्ली के हवाई अड्डे पर मेरे पास पैसेंजर बैठने आए तो उसको दरवाजे पर मैं उससे मेरे कपड़े अच्छे हों, मैं थोड़ा प्रेजेंटेबल लगूं, मेरा गाड़ी साफ सुथरा वाला हो और मैं उससे गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार सर कर सकूं, आपका यात्रा कैसा रहा ये पूछ सकूं, कैसा था आपके हवाई जहाज का यात्रा, कैसा था आपके ट्रेन का यात्रा। जब गाड़ी में बैठे तो अगर टिश्यू पेपर रखा है, इसकी बहुत कीमत नहीं है, तो उसे टिश्यू पेपर बढ़ा दिया। अगर उसे प्यास लगी हो, पूछ लेना कि वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और बॉटल ऑफ वाटर। अगर नहीं हो तो अगर पानी रखा है तो उसे ऑफर ही करना है उसे। और फिर अगर उसने पूछा कि कहां आपको जाना है, तो अगर उसने कहा कि मुझे ग्रेटर कैलाश जाना है दिल्ली के एयरपोर्ट से, तो वो अपने आईफोन पर उस एड्रेस को डाल सके और जीपीएस से नेविगेट हो सके, और उतरने के बाद अगर ये ड्राइवर अपना पॉइंट ऑफ सेल से उस क्रेडिट कार्ड को लेकर पेमेंट कर ले, तो हमें ऐसे ड्राइवरों की जरूरत है जिसका मंथली वेतन 30 से 40 हजार हो सकता है, लेकिन हमारे पास नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारे क्षेत्र में हमें प्रोफेशनल मैन पावर चाहिए। आपने एक सवाल किया था कि कैसे ट्रैक करें। हम आज बड़ी संख्या में मालियों का प्रशिक्षण कर रहे हैं, गार्डनर्स। आज तक भारत के 67 साल में कहीं आपने नहीं सुना होगा कि मालियों की भी ट्रेनिंग हो रही है। आज ब्रिजवासन चले जाएं, आप सैनिक फार्म चले जाएं, आप लुटेंस दिल्ली में चले आएं, आपके एनडीएमसी के जितने गार्डनर्स हैं उनको हम लोग रीट्रेन कर रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि भारत में ऐसा समय आएगा जब हमारे काम में बागवानी करने वाला व्यक्ति गार्डनर की ट्रेनिंग लेके और पौधों का नाम बता दे और उसका सीजन बता दे, उसका फूल का रंग बता दे, उसको ऑफ सीजन का है कि किस सीजन का बता सके? कभी आपने कल्पना की थी? तो और ये व्यक्ति अगर जाके कहीं प्राइवेट किसी घर में 8,000 से 15,000 की नौकरी करता है तो शायद वो एम्प्लॉयमेंट के एक्सचेंज में फिगर नहीं करेगा कि मैं जानता हूं कि जो डिमांड है उसके अनुपात में कितनी बड़ी संख्या में आज हमारे पास। देखिए, एंट्री लेवल जॉब्स, जो बड़ा इनफॉर्मल जॉब्स होता है, जो 8,000 से 12,000 रुपए का, ये आपको कहीं आंकड़ों में नहीं दिखेगा, लेकिन हर घर में यहां जितने लोग बैठे हैं ऐसे दर्जनों लोगों की जरूरत है। और आप रोज शाम को कहते हैं कि मेरे पास हाउस हेल्प नहीं है, माइक्रोवेव के लिए मेड आई थी, माइक्रोवेव चलाना नहीं जानती है, मेरे पास एक हेल्प आया था जो वॉशिंग मशीन चलाना नहीं जानता है। इस प्रकार से आपको सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे लोग हैं जो आज डिमांड में है इकोनॉमी में, लेकिन हमारे पास वैसी व्यवस्था नहीं है कि इनको ट्रेन करें, इनको मोबिलाइज करें, इनको प्रशिक्षित करके इनको सर्टिफिकेट देके रोजगार के दरवाजे तक पहुंचाएं। ये सबसे बड़ी, और ये करोड़ों की तादाद में है। 20,69,000 लोगों को तो आपके जो मंत्रालय है उसी ने ट्रेनिंग दे दी है, लेकिन बावजूद इसके नौकरियां सिर्फ 2,31,000 को ही। ऐसा क्यों? ये गैप देखिए, फिर मैं कहता हूं, आज अगर हम इस देश में बात करते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं। ऑल द पीपल वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर, दे से अराउंड 400 मिलियन पीपल इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो असंगठित क्षेत्र में लगभग 400 मिलियन लोग हैं, ये सब काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रोजगार लेके बैठे। जैसे ही हम इनको थोड़ी सी फॉर्मल ट्रेनिंग करते हैं तो जो गांव देहात में रहने वाला, लकड़ी चुनने वाला, गांव में रहने वाला व्यक्ति या खेतों में काम करने वाला, जैसे ही उसे थोड़ा सा प्रशिक्षण मिलता है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी लेवल 2,000-3,000 रुपए के वेतन से बढ़ के 8,000 से 15,000 हो जाता है। तो ये वैसे लोग हैं जिनके आंकड़े हम इमीडिएटली कैप्चर नहीं, या तो दीज पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयमेंट का परिभाषा, क्षमा कीजिएगा, इस देश में सरकारी नौकरी से जोड़ा जाता है। सर, लेकिन जब हम नौकरी रोजगार के बारे में बात करेंगे तो तथ्यों को तो आधार बनाना पड़ता है, और ऐसे में विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा हथियार इस वक्त विपक्ष के पास रोजगार के मुद्दे को ही लेकर। मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि रोजगार इस देश में सृजित हो रहा है, और औपचारिक सरकारी क्षेत्र में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड और गवर्नमेंट मिला के लगभग मैक्सिमम 2.25 करोड़ का रोजगार है। हम उसके वृद्धि को नापते हैं। दैट इज एक्चुअली नॉट द रियल फिगर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयबिलिटी इज इन द इनफॉर्मल सेक्टर, नॉन फॉर्मल सेक्टर, जो करोड़ों की संख्या में लोग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, अप्रेंटिस के रूप में जा रहे हैं, और वो संख्या है। बट वी हैव टू डिवाइज अ मैकेनिज्म टू हैव दिस इनफॉर्मल वर्कफोर्स विच इज गेटिंग ट्रेन्ड and adding to the productivity has to be ascertained. I think these figures what you're talking is of a formal
institution which is government job and corporate job which gets registered on a सेक्टर जो मंत्रालय जिनके आधार पर डेटा देता है, आंकड़े जुटाता है, उसी के आधार पर मैं बात कर रही हूँ सर। और अब देखिए सवाल, देखिए मैं आपको बताऊं जी, पिछले लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं जब इस मंत्रालय में आया तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग डेटा लेते थे और मैंने भी 25-30 जगहों पर यह कहा कि पूरे जापान में 60% लोग स्किल्ड हैं, यूके में, जर्मनी में 74%, कोरिया में 96% और भारत में यह फिगर 2.5% था। फिर मैंने उसको छानबीन शुरू की। मैं मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के पास गया, विच इज ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स केयर ऑफ NSSO. The whole system for 60 years in capturing the data for skilled workforce is absolutely wrong. हम लोगों ने उसको फिर से बात की, हमने कहा कि भाई जो बच्चे ITI से निकल कर हैं, आर यू कैप्चरिंग देम एज स्किल्ड वर्कफोर्स? जो हम लोग शॉर्ट टर्म स्किलिंग कर रहे हैं, आर यू कैप्चरिंग देम एज वर्कफोर्स? जितने लोग जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में प्लम्बर हैं, आज तक इस देश में पेंटर्स, जिन लोगों ने दीवार पेंट किया होगा, कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भारत में नहीं है जो दीवालों पर वॉलपेपर लगाए, जो दीवालों पर पेंट करे, जो कोटिंग लगाए, कहीं नहीं है। तो आप कितने अंक देंगे मोदी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर 1 से 10 के पैमाने पर? 10 का 10। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप में से मैं चुनौती देता हूं, कोई भी मेरे साथ आ जाए, आपको मैं डिमांड दिखाऊंगा कि कितनी एम्प्लॉयबिलिटी का डिमांड है। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है ट्रेन करने का। द चैलेंज इज टू क्रिएट द, मेरे पास, मैंने उत्तर प्रदेश में कौशल रोजगार मेलाज लगाए थे और कौशल मेलाज साहब, जो इंडस्ट्री का डिमांड है, इंडस्ट्री देखिए इस देश में क्या हुआ है, आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 18 लाख सीटें हैं और 18 लाख सीटों में से 8 लाख सीटें खाली हैं। क्यों? वो इसलिए खाली हैं कि जिस प्रकार के इंजीनियर्स कॉलेजेस से निकल के आ रहे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। वी डोंट वांट पीपल एट हाई एंड, वी वांट पीपल जो इंडस्ट्री कहती है कि मुझे इस काम के लिए इस व्यक्ति की गुणवत्ता या क्वालिटी ये होना चाहिए, मैं लेने के लिए तैयार हूं, और वो नहीं है हमारे पास। मैं जिस गांव में रहता हूं, 30 साल के बाद वहां गांव में बिजली पहुंचा और वहां मैंने अपने घर में 30 साल, मैं क्षमा कीजिए, मैं 30 साल के बाद गांव में ही अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता हूं, एयर कंडीशनिंग लगाया। और अगर वो एयर कंडीशनर जल जाता है या उसका गैस निकल जाता है तो मुझे पटना से एक आदमी जिसकी आबादी 1 लाख है उस इलाके की, पटना से 80 किलोमीटर दूर से बुलाना होता है कि भाई ये मेरा एयर कंडीशनिंग। डाइकिन, हमारे साथ स्नाइडर, ये तमाम कंपनियां हैं जो लाखों की, आप चले मेरे साथ, लाखों की संख्या में आज डाइकिन जो एयर कंडीशनिंग कंपनी है वो हमारे साथ समझौता करिए कि मुझे 1 लाख ट्रेंड एयर कंडीशनिंग रिपेयर के लोग चाहिए। लोग, आप तो उन्हें कद दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से कौशल मंत्रालय लेकिन कौशल देखिए गठन हुआ और सरकार की आपकी गंभीरता पर तो कोई सवाल ही नहीं है सर, लेकिन सवाल ये कि जो स्किल्ड वर्कफोर्स है कहीं ना कहीं उसकी नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है ना। आईटी सेक्टर का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगी, और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये लोग, इनमें कौशल की कमी रह गई है, तो क्या आपको दबाव महसूस होता है कि उस लेवल पर हम मदद नहीं कर पा रहे हैं? अगर आईटी के क्षेत्र में अगर पूरी दुनिया को, अगर उस क्षेत्र में अगर जरूरत पड़ रही है तो भारत से पूरा हो रहा है। भारतीय प्रोफेशनल से बिल्कुल दुनिया में पहचान दिलाई है। आप कह रही है कि यहां नौकरी नहीं है? मैं तो डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर, जो आईटी कंपनियां हैं वो नहीं, वो देखिए छटनियां कर रही हैं क्योंकि वो हाई एंड इंटरनेशनली कंपैटिबल, लो एंड पर, इवन इफ यू हैव टू लुक फॉर अ गुड डेटा एंट्री ऑपरेटर, वी डोंट गेट वन। So there is a huge employment potential, and I would say at the entry level, मतलब वो समस्या नहीं है? मुझे नहीं लगता। हाई एंड IT segment is under certain state, which is हाई एंड नहीं, मिड सेगमेंट नहीं, मैं नहीं मानता। वो ऑटोमेशन की वजह से कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ये किताबी है साहब। जो लोग इस देश में आज की तारीख में कह रहे हैं कि फ्यूचर स्किल्स क्या होगा, हम अभी उसके तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बेसिक स्किल्स की बहुत जरूरत है, और एक बार उस स्टेज से हम देखिए, अगर मुझे, इट इज जॉब डिमांड जनरेटेड, अगर मुझे कोई 12,000 रुपए में अगर मुझे अच्छा सॉफ्टवेयर वाला और काम करने वाला मिलता है तो आई मे नॉट गो इन फॉर ऑटोमेशन टिल द टाइम द प्रोडक्टिविटी इज देयर, द प्रॉफिट इज देयर। आई वुड लाइक टू लुक फॉर अ मैन पावर विच डज इट बेटर। ऑटोमेशन तो वहां जा रहा है जहां हाई एंड प्रोडक्टिविटी, जो हाई एंड कॉस्ट हो, जो हाई कैपेक्स हो,
वहां जा रहा है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है जो आप सब लोगों को लगता है। चलिए आपके मंत्रालय से थोड़ा बाहर आपको लिए चलती हूँ। आपके गृह राज्य बिहार, वहां कहा जा रहा है कि विरोधी आपके कह रहे हैं कि बीजेपी की जो राजनीतिक कौशल है उसका शानदार प्रदर्शन आजकल बिहार में देखने के लिए मिल रहा है, और सुशील मोदी लालू जी को बेरोजगार कर ही छोड़ेंगे क्या, ये विरोधी सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, वो तो खैर वैसे उनके ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले भी जा चुके हैं जहां जाना था, आगे भी जाने की संभावना है, तो इसलिए वो बहुत आप लोगों के लिए सिद्धांत दिखता होगा। देखिए, बिहार एक अजीब है, और अधिकांश लोगों को तो ये भी नहीं लगता होगा, पता भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बीच बीच में मुझसे अंग्रेजी भी बुलवा लेती हैं टेलीविजन पर भी, और कभी कभी हवाई जहाज के कॉकपिट में भी दिख जाता हूं यूनिफॉर्म पहने हुए। तो कभी देश के लोगों का, क्षमा कीजिए देश के नहीं, कुछ लोगों का जो हमारे इंटेलेक्चुअल श्रेणी के लोग हैं, उनको तो पता भी नहीं लगता होगा कि मैं किससे चुनाव पिछले 30 साल से लड़ रहा हूं। आप में से कितने लोगों को पता है? देखिए, 2 ही हाथ हैं, बाकियों को पता भी नहीं है कि मेरी राजनीति कहां शुरू होती है। मैं यहां से जब जहाज पकड़ करके उतरता हूं और 125 किलोमीटर जाने के बाद किस वातावरण में रहता हूं, किसी को अंदाजा नहीं। लेकिन जिसको मैं हराता हूं, जिससे मैं 30 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, उसको पूरा देश जानता है, और यही दुर्भाग्य है बिहार की राजनीति का। अभी भी कुछ समझ में आया आपको? क्योंकि आप सब दिल्ली में, मैं 30 साल से जिनके बारे में उन्होंने कहा, मैं उनसे चुनाव लड़ रहा हूं और जीतता हूं। लेकिन दिक्कत है कि मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं तो वो पूरा मेरा मेरिट खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होगा। बिहार की स्थिति अजीब है। मेरे कुछ देर पहले लालू प्रसाद यादव जी शो में हमारे लाइफ का 30 साल निकल गया जी। आप सब हमको यहां मंच पर बुलाते हैं, आप मेरा सम्मान करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने मेरी जिम्मेवारी दी है, मैं इस काम को करता हूं। पहले सिविल एविएशन का काम दिया गया, उसके पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री का काम दिया गया, लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन का बिहार में 30 साल, 15 साल लालू यादव ले गए और 15 साल नीतीश कुमार ले गए। और अभी भी हम चर्चा कर रहे हैं उन लोगों को जिनको विकास से कुछ, देखिए पूरे भारतवर्ष में जो फिलॉसफी है भारतीय जनता पार्टी का, हम क्यों आगे जा रहे हैं, पार्टी के संविधान, पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, देश के प्रधानमंत्री अच्छा शासन चला रहे हैं और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी पार्टी चला रहे हैं। और हमारा सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है, हम लोग तुष्टीकरण के खिलाफ हैं, हम लोग जातिवाद के खिलाफ हैं, हम लोग परिवारवाद के खिलाफ हैं, और ये तीनों हमारा कंपोनेंट नहीं है। और हर स्टेट में लोगों को लगता है कि ये राष्ट्रीयता की बात करते हैं, ये अपीजमेंट की बात नहीं करते हैं। बिहार में द फॉर्मूला ऑफ विक्ट्री इन बिहार हैज बीन ऑल दिस 3। जातिवाद है वहां, परिवारवाद है वहां, और तुष्टीकरण है, और बिहार सक्सीड कर जाता है। इसलिए क्षमा कीजिए, बिहार के बारे में इससे ज्यादा हम क्या आपको चर्चा करें। आप कह रहे 15 साल नीतीश कुमार ले गए और लालू जी आज इसी मंच पर पहला 15 साल ले गए, और बिहार की जनता अभी भी खुश है। अच्छा, इसी मंच पर वो आए थे और वो कह रहे थे तब भी बीजेपी जो है वो डोरे डालती है नीतीश कुमार पर, और वो पटना में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं मैं डोरे काट देता हूं। पता नहीं, वो हम सहमत नहीं है, और ठीक है, थोड़ा और इंतजार करना होगा। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर बड़ी बहुमत की गुंजाइश बन रही है इस देश में, बेचारे बिहार के आधे लोग तो देश 10-11 करोड़ की आबादी में लगभग 4 करोड़ लोग तो देश के बाहर, इसी में कितने लोग होंगे, और इस मंच के पीछे आपके जो इस पूरे सजावट में कितने लोग हैं, सब बिहार के ही मेजॉरिटी होंगे। तो आधे 4 करोड़ तो बेचारे जो हमारे वोटर थे, जो हमारे लिए सोच सकते थे, वो तो यहीं चले आए हैं। और अगला कुछ वर्ष और रह गया तो बिहार आधा से आधा खाली हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से वह हत्याओं का दौर है, जिस प्रकार से जो स्थितियां बिहार की हैं, वो असामान्य है। आप सब किसी लोगों को कल्पना ही नहीं मिलेगा। वैसे तो आप जहाज में कभी पटना जाएं, तो जहाज में पटना उतरने से पहले ही आपको जो एयर होस्टेस है या जो फ्लाइट पर्सन है, वो आपको ऐसी धमकी सुना देगा कि अगर आप ऐसे स्थिति में बिहार में उतरे तो आप जेल जा सकते हैं। मैं आगे नहीं बताऊंगा। कभी भी पटना जाने वाले हवाई जहाज में जरूर बैठ के सुनिए कि जहाज से उतरने के पहले किस प्रकार की नोटिस पैसेंजर को दी जाती है। उससे ही बिहार की मानसिकता के बारे में देश का क्या इमेज बनता होगा आप समझ सकते हैं। सर, आपने बहुत ही बेबाकी से अपनी तमाम बातें रखी है, चलते चलते बहुत ही संक्षिप्त में छोटा सा जवाब। तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी 3 साल का तो अभी शुरू करना है कि हमारी सरकार की उपलब्धि क्या हुई है। नहीं, आपने सब गिना दिए। आप बस ये बता दीजिए कि 2019 में ये बिहार में जो पार्टी की उद्यमशीलता दिख रही है, ये मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने में कितनी कारगर होगी? हम लोगों ने अपनी सरकार में, हमारा नैरेटिव बड़ा सिंपल है और आप सब लोगों को अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज देश इससे 67-68 वर्षों से वंचित रहा है जी। हमारा नैरेटिव बड़ा सिंपल है। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लक्ष्य बड़ा सिंपल है, और हम सब मंत्रियों का और सरकार में काम करने वाले सांसद और सब लोग का लक्ष्य, हमारी सरकार गरीब के लिए है,
हमारी सरकार किसान के लिए है, हमारी सरकार मजदूर के लिए है, हमारी सरकार दिव्यांग के लिए है, हमारी सरकार बेरोजगारों के लिए है, हमारी सरकार महिलाओं के लिए है। और ये नैरेटिव, चाहे हमको इसके लिए जो भी भरपाई करना पड़ेगा, ये नैरेटिव हमारे देश में नहीं बदलेगा। चाहे इसके आप जो कुछ भी ताकत लगा ले, हमारा नैरेटिव इस देश के विकास में और अंतिम व्यक्ति तक, दीनदयाल उपाध्याय की उस अंतिम सोच तक, अंत्योदय तक पहुंचने का लक्ष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव प्रताप रूडी जी। नैरेटिव 2019 का क्या रहने वाला है, ये साफ कर दिया है उनकी सरकार का, और साथ ही अपनी सरकार को रोजगार में 1 से 10 के पैमाने पर 10 में से 10 नंबर दिए हैं राजीव प्रताप रूडी जी ने। अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव प्रताप रूडी जी शिखर सम्मेलन में आने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।